तो ये कहानी है एक रोहिंग्या की। जी हां, म्यांमार का एक वो रोहिंग्या जो बांग्लादेश के रास्ते भारत आता है। भारत में एक जगह पर वो 10 सालों तक रुकता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती है कि आखिरकार वो शख्स कौन है, उसकी असली आइडेंटिटी क्या है। उसके पास आधार कार्ड भी होता है, उसके पास जमीन भी होती है, उसके पास एक बना बनाया कारोबार भी होता है। लेकिन एक दिन उसकी पोल खुल जाती है। वो पोल कैसे खुलती है, ये पूरी कहानी क्या है, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। उस रोहिंग्या का नाम था मुजम्मिल खान। मुजम्मिल खान की उम्र 43 साल। वो मौलाना का कोर्स कर चुका था म्यांमार के अंदर। उसके 2 बेटियां थी, एक पत्नी थी। वो बड़े ही मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन इस बीच आ जाता है साल 2012। आपको याद होगा उस वक्त म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों पर किस तरह का अत्याचार किया जा रहा था। उनको भगाया जा रहा था वहां से। कई लोग बांग्लादेश चले गए, कई लोग कहीं और चले गए। तो ये जो मुजम्मिल खान था ये पहुंचा बांग्लादेश, और बांग्लादेश में अपनी पत्नी और बेटियों के साथ ये वहां के रिफ्यूजी कैंप में रहने लगा। लेकिन वहां पर उसको कोई कामकाज मिला नहीं, तो उसको लगा कि हमें आगे जाना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए। बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंप में रहते हुए उसे एक और बात पता चली कि पश्चिम बंगाल के अंदर, भारत के अंदर वहां पर रोजगार की संभावनाएं हैं। तो उसने ये प्लान बनाया कि मैं वहां जाऊंगा जैसे तैसे करके। लेकिन उससे पहले वो क्या करता है, वो अपनी जो पत्नी थी उससे अपना संबंध तोड़ देता है और एक नई शादी करता है। और शफीका नाम की एक महिला थी, रोहिंग्या महिला थी, जिससे मुजम्मिल खान शादी करता है और उसके जरिए उसको एक बेटा भी होता है। इसके बाद वो बॉर्डर पार करके पश्चिम बंगाल की सीमा में घुसता है दलालों की मदद से, और यहां आकर वो सीधे कोलकाता पहुंचता है। कोलकाता में उसको कोई कामकाज मिलता नहीं है, तो वो अपना सफर आगे तय करता है, और आगे तय करते करते वो पुणे पहुंच जाता है। पुणे में आप जानते हैं ढेर सारा काम, देश भर से लोग वहां पर पहुंचते हैं। मुजम्मिल खान को भी लगता है कि उसे वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा काम मिल जाएगा जिससे वो अपना गुजारा कर पाएगा। वहां वो अपने गुजारे के लिए मेहनत करने लगता है। इस बीच उसे एक प्राइवेट जॉब भी मिल जाती है। प्राइवेट जॉब मिलने से पहले का एक किस्सा यह है कि वो जब भारत में एंट्री करता है तो उसे आधार कार्ड, एक पहचान पत्र की जरूरत होती है, और वो आधार कार्ड उसे सिर्फ 500 रुपए में मिल जाता है। आप समझिए, देश के अंदर की स्थिति को गंभीरता से सोचने समझने की जरूरत है कि कोई बाहर से आए शख्स को सिर्फ 500 रुपए देकर एक नकली आधार कार्ड मिल जाता है, एक आइडेंटिटी मिल जाती है। सोचिए, एक रोहिंग्या जिसका खुलासा हुआ, कैसे हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पास 500 रुपए में एक आधार कार्ड हो गया। वो म्यांमार से सीधे भारतीय नागरिकता उसके पास आ गई। ये कैसे संभव है? किस तरह से सरकारें काम करती हैं, किस तरह से प्रशासन काम करता है, जो लूपहोल है, किस तरह की कमियां हैं, इस एक किस्से से पता चलती हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब वो पुणे पहुंचता है मुजम्मिल खान, तो वहां पर उसको एक प्राइवेट नौकरी मिल जाती है। नौकरी के जरिए ही जो कंपनी उसे नौकरी देती है वो रहने के लिए कमरा भी दे देती है। वो नौकरी करता है। उसकी एक पत्नी थी ही, जो कि दूसरी पत्नी थी उसकी, उसके साथ एक बेटा भी। वो सब वहां पे रह रहे होते हैं। उसको लगता है थोड़े और पैसे कमाने की जरूरत है, तो वो देहू रोड है पुणे के अंदर, वहीं पर बच्चों के कपड़े उनको खरीदने बेचने का काम शुरू कर देता है। तो 2 काम उसके पास हो गए। एक तो वो प्राइवेट नौकरी कर रहा था, और दूसरा ये बच्चों के कपड़े बेचने का भी काम कर रहा था। धीरे धीरे करके सिलसिला आगे बढ़ता है। बच्चों के कपड़े खरीदे बेचे जाते हैं, थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती है। पुणे में ही एक दिन वो मस्जिद के अंदर एक शख्स से मिलता है। उसका नाम था कमाल भाई, और वो कमाल भाई उसे एक बिजनेस के बारे में बताते हैं। वो बिजनेस था सुपारी का। सुपारी के बिजनेस में वो धीरे धीरे करके घुसता है और अपने आप को एस्टैब्लिश करता है। धीरे धीरे करके उसकी कमाई और बढ़ने लगती है। अपना धंधा वो अच्छे से चला पा रहा था जो सुपारी का था, और लगातार, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में, कोई जानता ही नहीं था, लेकिन उसने क्योंकि आधार कार्ड बनवा लिया था, कुछ और दस्तावेज भी उसने बनवा रखे थे अपने,
और अपनी पत्नी के भी। तो इससे कोई उसके आइडेंटिटी में दिक्कत नहीं आ रही थी, वो अच्छे से रह पा रहा था, सबके बीच में रह पा रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो रोहिंग्या से आया हुआ शख्स है, नाम मुजम्मिल खान। धीरे धीरे करके सिलसिला आगे बढ़ता है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है चंद्रभागा कामले नाम की एक महिला से। उस महिला से वो जमीन को लेकर बातचीत करता है। उस महिला के घर के ही बगल में एक 600 फीट वर्ग फीट की एक जगह थी, जिसे वो बताती है महिला, और 80,000 रुपए में सौदा तय हो जाता है। लेकिन बिना कोई कागजी कार्रवाई के उस जमीन पर मुजम्मिल खान कब्जा कर लेता है 80,000 रुपए देने के बाद, और उस पर एक मकान भी बनवा लेता है। आप सोचिए, भूखे पेट नंगे पैर म्यांमार से चला हुआ एक शख्स मुजम्मिल खान, जिसने अपनी एक पत्नी को छोड़ दिया, दूसरी महिला से शादी की, बच्चा किया, और उसके बाद भारत में किस तरह से एंटर होकर पुणे में एक जगह पर वो 600 वर्ग फीट की एक जगह लेकर एक मकान खड़ा करता है, अपना एक कारोबार खड़ा करता है सुपारी का, और रहता रहता है। लेकिन भारत में किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं कि एक बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या कहिए, म्यांमार का, वो आकर इस तरह से अवैध रूप से भारत में रह रहा है। सालों साल गुजर जाते हैं, चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। एक बेटी भी इस बीच उसके हो जाती है और सिलसिला आगे बढ़ता है। तो एक दिन 10 साल करीब गुजर चुके हैं इस घटना को। 2012 दिसंबर में वो बांग्लादेश का उसने रुख किया था, और उसके बाद अब देखिए तो 2024 चल रहा है, अंतिम महीना चल रहा है, तो लगभग 10 साल से ऊपर हो गया। जुलाई 2024 में, यानी कि अब से लगभग 6 महीने पहले, एक दिन महाराष्ट्र की आतंकवाद निरोधी जो दस्ता है, पुणे यूनिट है उसको ये पता चलता है कि 35 साल का एक रोहिंग्या, जिसका नाम है सोहिदुल शेख, शाहिद भी इसका नाम था, शाहिद के नाम से ये रह रहा था, ये उस इलाके में देहू रोड पर अवैध रूप से एक रोहिंग्या है जो कि रह रहा है। 35 साल जिसकी उम्र होती है। आतंकवादी निरोधी जो दस्ता था पुणे यूनिट का, वो एक्टिव होता है, पकड़ने के लिए जाता है, उसको पकड़ा जाता है। और जब शाहिद पकड़ा जाता है, क्योंकि वो भी 2015 से भारत के अंदर रह रहा था, पुणे में रह रहा था, उसकी भी एक पत्नी थी, सब कुछ मिल बांट के किस तरह से चीजें चल रही थी, ये सब चल रहा था। तो जैसे ही शाहिद पकड़ा जाता है, वो तुरंत ही पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है कि मुजम्मिल खान, जिसे वो अपने मामू की तरह ट्रीट करता है, मामू समझता है, वो भी वहीं पर रहते हैं। और फिर मुजम्मिल खान का भी खुलासा होता है। तो किस तरह से एक शख्स म्यांमार से चलता है, बांग्लादेश पहुंचता है, पश्चिम बंगाल जाता है, और उसके बाद पुणे में अपनी चीजें स्टैब्लिश करता है। ये कहानी बताती है कि कितने लूपहोल इस सिस्टम में है। बांग्लादेश के अंदर एक वक्त यह आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी कि ममता बनर्जी जो बांग्लादेशी हैं या फिर जो म्यांमार से रोहिंग्याज आ रहे हैं, उनको आधार कार्ड बांटे दे रही हैं सिर्फ अपने वोट बैंक के चक्कर में। यह कहानी बताती है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर से एक शख्स आता है और वो पुणे तक अपनी पैठ बनाता है, अपना कारोबार खड़ा करता है, जमीन खरीदता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। और देखिए ऐसा होता है, सच में ऐसा हो रहा है। यह कहानी इस बात की जीती जागती सबूत कह लीजिए, उदाहरण कह लीजिए कि इस तरह की चीजें हुई हैं इस देश के अंदर। हालांकि वो पकड़ लिया जाता है आखिरकार 10 साल बाद ही सही, 1 दशक तक अवैध रूप से इस देश के अंदर रहने के बाद आखिरकार मुजम्मिल खान को पकड़ लिया जाता है और उसके तमाम और लोग भी पकड़े जाते हैं। कुल उस वक्त जुलाई 2024 की जो घटना मैं बता रहा हूं, उस वक्त 4 लोग पकड़े गए थे, जिसमें से 2 पुरुष और 4 टोटल 4 लोग थे, 2 महिलाएं भी थी इसमें, तो जिसमें से एक मुजम्मिल खान भी था। तो इस तरह से इस पूरी घटना का खुलासा होता है। हर तरफ हड़कंप भी मच जाता है कि देखिए, आप भी सोचिए, आपके बगल में रहने वाला शख्स, हो सकता है आप कई सालों से उसको जानते हैं और वो रोहिंग्या है, कहीं बाहर का है, वो अपने देश का है ही नहीं। इसीलिए इस देश में एनआरसी, सीए जैसी चीजें होती हैं तो हंगामा कटने लगता है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि बाहर से आए हुए लोग जो हमारे लिए एक तरह से थ्रेट है, वो हमारे लिए एक खतरा है, वो यहां से हटें, वो यहां से जाएं। लेकिन बावजूद इसके राजनीति होती है, लेकिन इस तरह के जब खुलासे होते हैं तो आंखें खुल जाती हैं। 1 दशक
सोचिए कितना लंबा समय होता है। कोई मतलब 1 दिन, 2 दिन, महीने, 6 महीने, क्या इतने दिनों में उसको पकड़ नहीं लिया जाना चाहिए था? किस तरह से उसके डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, 500 रुपए में आधार कार्ड बन गया। सोचने वाला विषय तो है। और ये कहानी हमें जगाती भी है और सचेत भी करती है कि आखिरकार इस देश में जो भी आपके बगल में रह रहा है, जरूरी नहीं है कि वो हिंदुस्तानी ही है। नमस्कार।